तो आर यू अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमर्स? अच्छा, मुझे ये बताओ, कुछ एग्जांपल्स आप दे सकते हो पॉलीमर्स के, कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स? ईडीटी। सॉरी? ईडीटी। ओके ओके, ईडीटी। हाँ, या फिर भाई, हाँ, जैसे टेफलॉन हो गया, कितने प्रकार के हम प्लास्टिक यूज करते हैं, वो पॉलीमर है आपका, है ना? अब ये जो पॉलीमर है, ये किस चीज से बना है? लाइक व्हाट इज द मेन एलिमेंट इन द पॉलीमर? व्हाट इज द मेन एलिमेंट यूज इन द पॉलीमर? जो आपने कहा था चेन बनती है, तो किस चीज की चेन बनती है पॉलीमर्स में? किस एलिमेंट की चेन बनती है? याद सॉरी, कैन यू रिपीट? याद कार्बन? कार। या दैट्स द राइट आंसर, दैट्स द राइट आंसर। यस। तो पॉलीमर इतना एक मैजिकल है कि कार्बन की इतनी अच्छी एक प्रॉपर्टी हमको देखने को मिलती है कि पॉलीमर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। जो आप कहते हो कि इतनी बड़ी बड़ी चेन बनती है, तो ये जो कार्बन है, दे एग्जिबिट अ स्पेशल कैपेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग ह्यूज मॉलिक्यूल्स, लार्ज लार्ज मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना? ऐसे वो चेन बना सकते हैं। कुछ हम केमिकल रिएक्शंस कराते हैं इस चेन को बनाने के लिए, उन केमिकल रिएक्शंस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो पॉलीमराइजेशन में हम बेसिकली करते क्या है, हम कोई एक एल्कीन लेते हैं, एल्कीन, लाइक सी डबल बॉन्ड सी। अब इसका जब मैं पॉलीमराइजेशन करूंगा, तो ये जितने भी डबल बॉन्ड्स होंगे, ये हमारे ब्रेक हो जाएंगे, एंड इट विल गिव अस अ चेन। तो पॉलीमराइजेशन। अब इस यहाँ से एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हमारे सामने आता है। नॉर्मली ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब अगर मैं एक फंक्शनल ग्रुप जैसे CH3 है, इसको मैं अगर किसी इनऑर्गेनिक एलिमेंट के साथ रिप्लेस कर दूं, तो मुझे जो कंपाउंड मिलेगा उसको मैं कहता हूँ ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। तो व्हाट इज दिस ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड? मेरे पास एक ह्यूज मॉलिक्यूल है, लाइक कार्बन की चेन है। मैं एक फंक्शनल ग्रुप को किसी मेटल के साथ अगर रिप्लेस कर दूं, तो वो ऑर्गेनो मेटालिक, ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? कार्बन। किसी भी कंपाउंड में अगर कार्बन मौजूद है, लाइक कार्बन हाइड्रोजन, लाइक मेनली कार्बन होना चाहिए, देन हम उसको कहते हैं वो ऑर्गेनिक। हम तो कहते हैं ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स। तो ऑर्गेनिक मतलब कार्बन का मौजूदगी होना चाहिए, एंड मेटालिक मतलब मेटल का भी प्रेजेंस होना चाहिए। तो ऐसे कंपाउंड्स जहाँ पे कि कार्बन की बड़ी बड़ी चेन हमारे पास है, लाइक ह्यूज मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन्स भी है, एंड वी रिप्लेस द फंक्शनल ग्रुप विद एनी मेटल, देन the compound which we get, that is the organometallic compound. And these organometallic compounds exhibit lots and lots of special properties. कुछ examples हैं, Grignard reagent and और भी जैसे some examples, they exhibit some special characteristics. आपने जरूर बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा है। भले यस। ही बॉन्डिंग बहुत बेसिक कंसेप्ट है, बट इसकी क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे ही तो हम प्रॉपर्टीज को समझ पाएंगे। नहीं तो रटाफिकेशन, हम कहते हैं केमिस्ट्री रटना पड़ता है, बट अगर बॉन्डिंग अपने को समझ में आ गया, तो काफी सारी प्रॉपर्टी को हम इन्फर कर पाएंगे, डेड्यूस कर पाएंगे, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डू यू नो कि कितने प्रकार के बॉन्ड होते हैं? कोवलेंट मेटालिक आयन। Yeah, that's right answer. So we have the covalent bond, we have the ionic bond, and we have the metallic bond. Now the question is that covalent bond कब हमको देखने को मिलता है? Like what is the property for a covalent bond? When elements सी they और सी में होता है। sorry, मोस्टली सी में होता है। कार्बन और कार्बन। कार्बन कार्बन, वो तो एक एग्जांपल हो गया। ठीक है ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि कार्बन कार्बन आयनिक क्यों नहीं बनाते, तो कोवलेंट ही क्यों बनाते हैं? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? देयर शुड बी अ रीजन। अब जैसे NaCl है, ये आयनिक ही क्यों बनाते हैं, ये कोवलेंट क्यों नहीं बनाते? एक जेन्युइन क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। लाइक NaCl के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो हमेशा आयनिक बनता है, जहाँ पे Na के पास प्लस चार्ज होता है, Cl के पास माइनस। तो उसका साइंस हम एक्सप्लोर करते हैं, बिकॉज इट इज सो इम्पोर्टेंट। यहाँ पे पीरियोडिक टेबल को अगर हम देखें, जो ग्रुप 1 होता है, ग्रुप 1 में जो एलिमेंट्स होते हैं, उनको स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हर कोई 8 वैलेंस शेल को सीक कर रहा है। बिकॉज अगर वैलेंस ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन अगर हो गए, लाइक आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स अचीव हो गए, देन स्टेबिलिटी विल बी अचीव। अब ग्रुप 1 के जो एटम्स हैं, उनके पास एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है,
इसीलिए वो तो चाहते हैं कि यार एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, हम इसको कैसे भी करके इससे छुटकारा पा लें, वो रिलीज कर देते हैं, वो उसको डोनेट कर देते हैं पूरी तरीके से, वो स्टेबिलिटी अचीव कर लेते हैं। ग्रुप 2 के पास yes, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, एक्सेस होते हैं टू अचीव द, तो इन ऑर्डर टू अचीव द स्टेबिलिटी दे रिलीज और दे डोनेट एंटायरली। ग्रुप 3 के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जो कार्बन है दैट इज द ग्रुप 4। देखो कार्बन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना इज नॉट इजी, बिकॉज उसमें जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन और बढ़ जाएगा। फिर yes sir, नेक्स्ट को रिमूव करना, जो भी आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी उसकी बढ़ जाएगी, उसको रिमूव करना विल बी डिफिकल्ट। नेक्स्ट को रिमूव करना विल बी मोर डिफिकल्ट। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीटली लूज करना इज नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट फिजिबल। तो मजबूरी में हाथ मिलाता है, वो शेयरिंग करता है, क्योंकि उसको तो स्टेबिलिटी अचीव करना ही है। तो जब वो 4 रिलीज नहीं कर सकता तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलके कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ये जो बीच के ग्रुप्स होते हैं वो मेनली कोवलेंट बॉन्ड एग्जिबिट करते हैं। और जो अगर आप yes, अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल जाओगे तो हैलोजन ग्रुप है, वो क्या करेगा, उसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो तो खोज रहा है कि कहीं से मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, मुझे स्टेबिलिटी मिल जाएगी। इसीलिए ग्रुप 1 और ग्रुप 7 बहुत इजीली कंबाइन होकर आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। बट वही बीच वाले जो ग्रुप्स के एलिमेंट्स हैं वो मिलके आपका शेयरिंग करते हैं। तो यहाँ पे शेयरिंग या फिर कंप्लीट ट्रांसफर, उसमें इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उसकी पोजीशन का, कि वो पीरियोडिक टेबल पे कहाँ पे मौजूद है, किस ग्रुप में वो मौजूद है। तो दिस इज लाइक कोवलेंट एंड yes sir, आयनिक। एंड आर यू अवेयर ऑफ लाइक मेटालिक बॉन्ड, लाइक metallic bond, डायरेक्ट बॉन्ड? ओके, तो बेसिकली अभी आगे हम पढ़ेंगे डी ऑर्बिटल्स भी होती है। लाइक अगर हम ऑर्बिटल्स की बात करें तो एक तो एस ऑर्बिटल होता है, P और T, हाँ, एक पी ऑर्बिटल होता है आपका, वैसे ही डी ऑर्बिटल भी होता है। तो अब डी ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन्स जब चले जाते हैं तो वो एक स्पेशल प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं। मेटल्स में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो बहुत बल्की होते हैं। मेटल्स के जो एटम होते हैं बल्की होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स है जब हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल भी ऑक्यूपाई करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करते हैं तो उनके अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टीज वो एग्जिबिट करते हैं, जिसकी वजह से वो जो बॉन्ड बनाते हैं उसको मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। उसको भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। एंड वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब मैं ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स को स्टडी करूंगा तो वहाँ पे मेटालिक बॉन्ड का नेचर भी मुझे पता होना चाहिए। अब अगर मुझे ये पता चल जाए कि अच्छा जो कंपाउंड है मेरा वो उसने कोवलेंट बॉन्ड बनाया है, उसने आयनिक बॉन्ड बनाया है या उसने मेटालिक बॉन्ड बनाया है, उसके बेसिस पे मैं प्रॉपर्टीज पता कर सकता हूँ। क्योंकि आयनिक बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो अगर आयनिक बॉन्ड है तो उसका लाइक वो जो भी कंपाउंड होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट वो ज्यादा होगा, क्योंकि बॉन्ड तोड़ने में वो ज्यादा एनर्जी अपने को लगानी पड़ेगी, है ना। और भी जैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होगा, लाइक जो भी कंपाउंड है उसको ब्रेक करना वेरी डिफिकल्ट। वही अगर शेयरिंग हो रहा है तो कोवेलेंट बॉन्ड इज इजी टू ब्रेक। तो अगर कोई बॉन्ड इजी टू ब्रेक है तो वो बहुत इजीली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसीलिए कार्बन बहुत इजीली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेता है। कार्बन इतनी बड़ी बड़ी चेन बना लेता है, क्यों बना लेता है, क्योंकि कार्बन के बॉन्ड को तोड़ना इतना कठिन नहीं है, वो इजीली ब्रेक होके किसी के साथ भी हाथ मिला लेगा। और वही ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में होता है कि जो कार्बन की चेन है उसके लास्ट में एक फंक्शनल ग्रुप आपका पूरा का पूरा रिमूव होके इट विल गेट रिप्लेस्ड बाय एनी अदर मेटल, एनी अदर मेटल इट विल गेट रिप्लेस्ड।